आखिरकार वह वक्त आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर चुका है और भारत चौथा देश बन गया है जो कि एक यान को चांद की सतह के ऊपर सक्सेसफुली लैंड करा दिया है। अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में सवाल है कि इस यान का लाइफ कितना है, यानी ये जो पूरा मिशन है इसकी लाइफ कितने दिनों का है। तो एक्चुअली मेन चंद्रयान का लाइफ सिर्फ 15 दिनों के लिए है, क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट 14 से 15 दिनों का दिन होता है, यानी धूप रहता है, और बाकी से 14 से 15 दिन रात रहता है। तो जैसे सनराइज हुआ वैसे ये लैंड किया, यानी कि 14 दिनों तक ही प्रज्ञान रोवर अपना काम कर पाएगा। धूप जैसे कोई मिल गया, में जादू को धूप चाहिए था। वैसे प्रज्ञान रोवर पर बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हैं और विक्रम लैंडर पर भी लगा है, तो इनको वही धूप से पावर मिलेगी और धूप बहुत जरूरी है इनके ऑपरेशन के लिए। लेकिन जब 14 दिन खत्म होगा तब धूप चला जाएगा, तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वह काम करना बंद कर देगा, यानी जो मैक्सिमम डेटा है वह 14 दिनों तक आ चुकी होगी। उसके बाद वह सिंपली वहीं पर निष्क्रिय हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बंद हो जाएंगे। और इसरो के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हम होप करते हैं कि वह 14 दिनों के बाद भी कुछ दिन चले, लेकिन यह होप वर्ड यूज किया गया है, इसके लिए कोई सटीक टेक्नोलॉजी नहीं यूज किया गया है, इसलिए गारंटीड नहीं है कि चलेगा, क्योंकि यह मिशन 14 दिनों को माइंड में रखते हुए ही बनाया गया था। बाकी जो लूना 25 क्रैश किया, अगर वह लैंड होता तो उसके अंदर एक ऐसा पावर जनरेटिंग टेक्नोलॉजी था प्लूटोनियम के जरिए, जिसके चलते उसको 1 साल तक पावर मिलती। तो इस मामले में सबसे अच्छी न्यूज ये है ना कि इसरो एक्चुअली में इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, एक ऐसा प्लूटोनियम का पावर सोर्स बनाने का जिससे अपकमिंग मिशन में 1 साल तक पावर मिले। लेकिन फिलहाल चंद्रयान जो है ये 14 दिनों तक बहुत से रिसर्च करेगा। साउथ पोल में वाटर, हीलियम 3 और ऐसे कई चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए कि ये मिशन आखिर हुआ किस लिए है। तो चलो उन सुपर इंटरेस्टिंग डिटेल्स को हम समझते हैं। किसी भी प्लैनेट या फिर सैटेलाइट, जैसे कि मून एक सैटेलाइट है, तो उसका जो नॉर्थ और साउथ पोल है ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए है। या फिर किसी भी जगह पर चले जाओ, चाहे आप जुपिटर के किसी मून पर चले जाओ, वहां पर नॉर्थ और साउथ पोल में जो चीज एक्यूमुलेट है या फिर जो भी चीजें वहां मौजूद है वो बहुत ही मिस्टीरियस होती है हमारे लिए। जैसे कि धरती का जो सबसे एक्सट्रीम कंडीशन है वह यहाँ के नॉर्थ और साउथ पोल में ही है, और इक्वेटर का जो रीजन है इसे तो कॉटन कोट सेफ माना जाता है ना, कि ज्यादातर कंट्रीज इक्वेटर पर मौजूद है, उसी के आसपास और नॉर्मली सब कोई रह रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रीम कंडीशन है वह नॉर्थ और साउथ पोल में होता है। रिसर्च के हिसाब से साउथ पोल में जो प्रेजेंस ऑफ वाटर राइज है वह बहुत मात्रा में है, और इसी के बारे में और ज्यादा डेटा धरती चाहता है। मून के इस रीजन में कभी भी सनलाइट नहीं पड़ता है, और ये एक ऐसा रीजन है जहां पर परपेचुअल डार्कनेस था बिलियन ईयर से, और डार्कनेस है और डार्कनेस रहेगा। वाटर जो है ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स लाइव, क्योंकि साउथ पोल पर वाटर आइस है। क्यों? क्योंकि वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचता, और इसलिए वहां पर ऐसी कंडीशन है कि पानी बहुत मात्रा में जमी हुई रह सकती है बहुत सालों तक, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। आपको पता है पहला एविडेंस, पहली ऐसी कोई जांच, ऐसा कोई कैलकुलेशन जो ये बताएं कि पोल्स पर पानी है, ये इंडिया का चंद्रयान 1 पहली बार दिखाया था। ये फोटो आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ये पानी का डिटेक्शन और इसी प्रेजेंस ऑफ वाटर को चंद्रयान 1 ने आज से करीब 15 साल पहले ही पता कर लिया था। और यही कारण है जिसके चलते यह माना गया है कि वहां पर वाटर आइस ट्रैप है। और जो मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी मिशन में ऑर्बिटर होता है जो कि ऊपर घूमते रहता है, लैंडर होता है और रोवर होता है। तो ये जो ऑर्बिटर होते हैं ये किस लिए है वहां? ये इसीलिए है ताकि वह वहां के सारे रीजन का डेटा हमें भेज पाए, चाहे वह इंडिया का ऑर्बिटर हो या फिर बहुत सारे देश जिसका ऑर्बिटर अभी चांद पर लाइव घूम रहा है। तो उन्हीं ऑर्बिटर ने ये डेटा भेजा है कि उस जगह पर आइस वाटर ट्रैप हो सकता है। साउथ पोल का ये जो रीजन है जहां के जो मून क्रेटर है वो अनटच्ड है, बिल्कुल भी सनलाइट से टच नहीं है, क्योंकि वहां सनलाइट नहीं पड़ता है, और इसलिए वह जैसे था वैसे ही है एकदम शुरू से। तो जो सोलर सिस्टम का सारा रिकॉर्ड है, ये सोलर सिस्टम का ओरिजिन, इसका जो एविडेंस है वह अनटच्ड तरीके से वहां पर मौजूद है। मतलब समझ रहे हैं ना कि वहां का जो रीजन है वह बहुत छोटे रीजन में है, वह बहुत ही ज्यादा अनइफेक्टेड है, सनलाइट से भी अनइफेक्टेड, जो एस्ट्रॉयड के मून से टकराते रहते हैं जिसके चलते वहां क्रेटर बनता है। वह भी ज्यादातर इक्वेटर को आकर हिट करता है, और जो पोल्स वाले एरिया हैं वह ज्यादातर अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं।
तो यहाँ से हमें जो भी डाटा मिले उससे हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में भी बहुत जानकारी हमें मिलेगी। ऐसी और भी कई कैलकुलेशन की गई है जिससे यह पता चला है कि वहां पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर, इनफैक्ट इतनी सारी चीजें मौजूद हैं और इसलिए उस जगह को द प्लेस फॉर अनटैप्ड रिसोर्सेज माना जाता है। यानी ऐसी जगह जो कि खजाना है लेकिन उसको कोई टैप नहीं कर पाया। चांद का जो साउथ पोल है वहां पर टेम्परेचर -150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे जैसे कि सोलर पैनल या फिर उसका बॉडी या फिर उसके चक्के, ये सब आप सोचो इस तरह बिल्ड की गई है ऐसे मटेरियल से जिससे एक्सट्रीम कोल्ड ऐसे टेम्परेचर में भी वर्क करते रहे हैं। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, चाहे आपका फोन हो, टीवी हो या फिर कोई भी चीज हो, उसके अंदर सर्किट बोर्ड होते हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वह जो सर्किट बोर्ड होता है वह काम कर रहा होता है। पूरे सर्किट बोर्ड के किसी 1 मिलीमीटर के पार्ट में अगर कोई शॉर्ट सर्किट या फिर कुछ भी एरर हो जाता है तो पूरा सर्किट काम करना बंद कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान इतना कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन वही अगर ऐसे हार्श कंडीशन में चलाने के लिए बिल्ड किया जाए तो सोचो किस तरह का डिटेलिंग का इस्तेमाल किया जाता होगा कि वह मून के साउथ पोल के -200 डिग्री वाले रिवीजन पर काम करे। एक सवाल जो आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में आ सकता है कि अगर साउथ पोल में लाइट ही नहीं है, सनलाइट आता ही नहीं है, और इधर मैं कह रहा हूं कि रोवर को पावर पाने के लिए सनलाइट की जरूरत है, तो फिर ये कैसे होगा? तो इसका आंसर ये है कि साउथ पोल के उस इलाके में जहां पर लाइट नहीं पहुंचता वहां पर एग्जैक्टली नहीं जाएगा, उससे थोड़ा दूर ही तक रोवर जाएगा। जहां तक लाइट थोड़ा पहुंचे तो ये है इसका आंसर, एग्जैक्टली डार्क वाला फेज में नहीं चला जा रहा है। क्लोज टू साउथ पोल, एकदम नियर टू साउथ पोल, जहां पर लाइट पहुंचेगी वहां पर जा रहा है रोवर। हमारे यूनिवर्स में ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जो कि धरती के लिए हो सकता है रेयर हो। यहाँ पर हम इन्हें लगभग रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं, लेकिन ऐसी कई जगह हैं हमारे यूनिवर्स में जहाँ पर वही चीजें अबैंडन्स में उपलब्ध हैं। आपने उस प्लैनेट के बारे में सुना होगा जो कि डायमंड का बना हुआ है। डायमंड प्लैनेट कहते हैं, तो ये पूरा प्लैनेट खरबों डॉलर का होगा। पूरे विश्व में इतना पैसा है, उससे 1000 गुना ज्यादा उसको मिल जाएगा जो इस प्लैनेट का डायमंड ला दे धरती पर। क्योंकि डायमंड धरती के लिए रेयर है, लेकिन वहां के लिए रेयर नहीं है, तो चांद भी कुछ ऐसा ही है। चांद में भी ऐसे कई मिनरल्स हैं जो कि धरती के लिए रेयर हैं, लेकिन चांद के लिए नहीं। कैंडियम, एट्रियम, ये दोनों उन कई रेयर मिनरल्स में से 2 का नाम लिया मैं आपको, और ये दोनों व्हीकल इंजन्स में यूज होता है। इस दुनिया में इतनी सारी गाड़ियां हैं, उसमें यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है, और जो रेडार सिस्टम होता है जो मिलिट्री के पास होता है उसमें भी इन रेयर मिनरल्स का यूज किया जाता है। सुपरकंडक्टर्स में भी इनका यूज किया जाता है। हीलियम 3 जो कि रेयर एलिमेंट है, यह एक ऐसा गैस है जो कि क्लीन और पावरफुल फ्यूल के तौर पर यूज किया जा सकता है। कहां पर? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में, और यह धरती पर कम है लेकिन चांद में बहुत मात्रा में है। और फाइनली वाटर से बड़ी चीज और क्या होगी? अब ल्यूनर आइस अगर मिल जाए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। He3 यानी कि हीलियम 3, इसको आप हल्के में मत लो प्लीज। हीलियम 3 जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कि मैजिकल माना जाता है। आपको पता है ये एक्सट्रीम रेयर फॉर्म ऑफ हीलियम है जो कि सूरज के कोर में पाया जाता है, और कोर से फिर वह धरती और चांद और बाकी प्लैनेट्स की तरफ छोड़ा जाता है। यानी सूरज से तो कई चीजें रेडीमेड होते रहती हैं। तो ये जो हीलियम 3 है ये उसी में से एक है, और ये चार्ज्ड पार्टिकल है, और ये चार्ज पार्टिकल्स हीलियम 3 के हमारे धरती के मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें प्रोटेक्ट करता है इन चीजों से। तो ये जो हीलियम 3 है ये धरती पर कभी हिट नहीं होता। लेकिन चांद जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कोर जो है वह बहुत स्मॉल है, और क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसलिए वहां पर He3 यानी हीलियम 3 ही बहुत मात्रा में कलेक्ट हो गई है। और हीलियम 3 इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में जब इसको यूज किया जाएगा तब इससे क्लीन एनर्जी निकलेगा, क्योंकि ये बाकी चीजों की तरह जो कि यूज होते हैं न्यूक्लियर प्लांट में एक फ्री न्यूट्रॉन नहीं प्रोड्यूस करता। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया मुझे पता है, बट आप ये मानो कि एक फ्री न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करना, न्यूक्लियर प्लांट में जब पावर जनरेट होती है तो ये फ्री न्यूट्रॉन एक पॉल्यूशन की तरह होता है। लेकिन हीलियम 3 ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में साइंस जानता है, जिससे कि क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी बन सकता है बिना किसी पॉल्यूशन के, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए
वैज्ञानिकों के लिए चांद पर मौजूद ये हीलियम 3 इतना इंपॉर्टेंट है। हीलियम 3 के साथ साथ सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, टाइटेनियम, ये सब चीजें भी चांद पर मौजूद है। मतलब चांद एक ट्रेजर बॉक्स की तरह है, लिटरली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। और नासा का जो अपोलो मिशन हुआ था उसमें चांद पर सिल्वर भी बहुत मात्रा में मिला था और गोल्ड भी थोड़े मात्रा में मिला था। किस जगह पर मिला था पता है? जो अर्थ फेसिंग साइड होता है, जो मैं बोला ना कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल तो थोड़ा एक्सेसिबल हो जाता है, लेकिन जो फेस हमें दिखता है डायरेक्ट यहां से, वो इक्वेटर के पास वाला एरिया, वहां पर सिल्वर और गोल्ड भी मौजूद है। जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो कितना हार्ड था ये चांद ने हमें सिखा दिया। जैसे कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस लैंडिंग में। इससे ये पता चलता है कि अपोलो मिशन में कितना ज्यादा रिस्क होता होगा। सोचो ये क्रैश का घटना तब हो जैसे कि जो रशिया का लूना 25 क्रैश हुआ है, उसमें अगर मान लो इंसान होता तब क्या होता? तो अगर विदाउट ह्यूमन, बिना इंसान वाला जो स्पेसक्राफ्ट है उसको लैंड करना इतना हार्ड है और कुछ ही कंट्रीज कर पाए हैं, तो अगर इंसान के जाने की बात हो तो वो कितना ज्यादा रिस्की होगा सोचो। अच्छा मान लो, एक क्वेश्चन है आपसे कि मान लो कि आपको अगर मौका मिले कि आप चांद पर उतर पाओ जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे, मतलब बहुत रिस्क है इसमें, लेकिन अगर मौका मिले तो क्या आप इस ब्यूटीफुल प्लेनेट को छोड़कर उस थ्रिल में जाना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम चंद्रमा पर 96 बैग मल और पेशाब छोड़ आए हैं? इस वीडियो का लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।